हुआ था आई थिंक। जो इम्पोर्टेंट टर्म्स था एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन एनर्जी, देन आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ये कुछ बेसिक डेफिनेशन टर्म्स थे सर। और ये हम लोग लास्ट क्लास में कंप्लीट किए थे यहाँ पे क्वेश्चन करके, राइट। सो नेक्स्ट करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, राइट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सो क्या सिस्टम है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ने से पहले क्या सब देखेंगे हम लोग। स्पेक्ट्रम क्या होता है, पहला टर्म्स यहाँ पे दिख रहा है स्पेक्ट्रम। सो सर जब व्हाइट लाइट को या किसी भी लाइट सोर्स को प्रिज्म से पास करते हैं तो वो अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में ब्रेक कर जाता है। और इसी ब्रेक्ड कंस्टिट्यूएंट कलर में जो ये ब्रेक करता है, इसको जब किसी स्क्रीन पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या है, an instrument used instrument used to separate the radiation of different wavelength, the radiation of different wavelength is called spectroscope. Is called spectroscope or spectrograph. Or spectrograph. The pattern of emergent radiation the pattern of emergent radiation recorded on a film, on a screen, recorded on a film or a screen is called a spectrum. Is called a spectrum of the given radiation. Of the given radiation. ठीक है ये चीज। सो स्पेक्ट्रम का अगर आप क्लासिफिकेशन देखेंगे तो स्पेक्ट्रम को हम लोग टू बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। पहला है बेस्ड ऑन नेचर, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ स्पेक्ट्रम, और दूसरा है बेस्ड ऑन सोर्स या ओरिजिन, बेस्ड ऑन ओरिजिन, ओरिजिन के बिहाफ पे स्पेक्ट्रम का क्लासिफिकेशन, ठीक ना, और नेचर के बिहाफ पे क्लासिफिकेशन।
नेचर के बिहाफ पे स्पेक्ट्रम टू टाइप्स के ब्रॉडली क्लासिफाई किए जाते हैं। एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और दूसरा होता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। अब जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है, इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। One is band spectrum, other is line spectrum. Band spectrum and line spectrum. Okay. ऑरिजिन के बिहाफ पे बोलेंगे तो स्पेक्ट्रम को ब्रॉडली टू क्लास में क्लासिफाई कर। वन इज अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड अदर इज इमिशन स्पेक्ट्रम। सर वो बैंड स्पेक्ट्रम है। बैंड स्पेक्ट्रम है, बैंड और लाइन, इमिशन स्पेक्ट्रम। ये है डिटेल क्लासिफिकेशन स्पेक्ट्रम के, बेस्ड ऑन नेचर, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट, बेस्ड ऑन ओरिजिन, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है ना? अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड emission spectrum based on origin, and based on nature, spectrum may be of continuous or discrete, और discrete में band spectrum और क्या आता है, line spectrum। अब आप समझिए जरा emission सबका एक छोटा सा ओवरव्यू समझिए। आप स्पेक्ट्रम किसको बोल रहे हैं? आप स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं कि सर अगर कोई लाइट रे है, जरूरी नहीं है कि ये व्हाइट लाइट है, ये कोई भी लाइट रे है जिसमें मल्टीपल वेवलेंथ के रेडिएशन प्रेजेंट है, जब इसको हम लोग प्रिज्म से पास करते हैं, रफ आइडिया एक बार देखते हैं, फिर हम लोग डिटेल में देखेंगे इसको बाय डेफिनेशन और सब कुछ। तो ये क्या करता है कि इसके कंस्टिट्यूएंट कलर्स के वेवलेंथ वाले कलर्स को ब्रेक कर देता है, और इसको जब हम एक फिल्म पे, एक पैटर्न पे, इसका जब एक पैटर्न हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, किस पे, फिल्म पे या स्क्रीन पे, तो इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्लियर है ये बात? तो सर अगर ये स्पेक्ट्रम है, तो जो आप क्लासिफिकेशन किए हैं अब्जॉर्प्शन और इमिशन, तो इसमें सोर्स पे डिपेंड करता है ये चीजें। अब आप जरा समझिए, एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है ना, क्रूक्स ट्यूब है, जनरली ग्लास ट्यूब की जब भी बात करते हैं, और यहाँ पे इस तरह का सेटअप बनाया गया है, और इसमें हाइड्रोजन गैस H2 गैस रखा गया है, और इसको कहीं से भी मान लीजिए हाई पोटेंशियल सोर्स से अटैच कर दिया गया है। तो आपको पता है कि जिस टर्मिनल को यहाँ पे छोटा वाला एंड दिए हैं, ये बड़ा दिए हैं, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, और ये आपका क्या हुआ, एक सेकेंड गाइस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डायरेक्टली क्लोज हो गया मेरा, शायद शेयरिंग ऑफ हो गया, जस्ट अ मोमेंट, समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, स्क्रीन दिख रहा है, क्लियर है? यस सर। यस, चलिए, तो कहाँ थे हम लोग, इसको समझिए जरा ठीक से, पैटर्न क्या, कॉन्सेप्ट क्या है इसका स्पेक्ट्रम का, कि हमको पता है सर कि अगर हाई वोल्टेज सोर्स से इस इलेक्ट्रोड को अटैच कर दिया जाए, तो क्या होगा कि जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस, इसको अगर हाई वोल्टेज सोर्स से छोटे वाले टर्मिनल, यहाँ पे बड़ा वाला टर्मिनल लेते हैं, ये पॉजिटिव होगा, वो निगेटिव होगा, तो इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल और इसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलेंगे, पॉजिटिव को एनोड, नेगेटिव को कैथोड बोलते हैं। क्या होगा कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे ये हाइड्रोजन गैस पहले तो एटॉमिक हाइड्रोजन में ब्रेक कर जाएगा, और जब एटॉमिक हाइड्रोजन में ब्रेक कर जाएगा उसके बाद वो आयोनाइज होगा। क्या बात सही है? आयोनाइज होगा। अब मैं आपको यहाँ पे ये बोल रहा हूं कि according to the amount of energy gained by hydrogen atom, it maybe some hydrogen atom gets completely ionized, or some hydrogen atom
gets to some other excited state that depends on the energy absorbed by the hydrogen. ये जब एटॉमिक हाइड्रोजन में जाएगा सर, तो क्या होगा कि ये हाइड्रोजन एटम हायर एक्साइटेशन स्टेट पे जा सकते हैं। कोई मान लो सेकेंड एक्साइटेशन पे जाएगा, कोई थर्ड एक्साइटेशन पे जाएगा, कोई फोर्थ एक्साइटेशन पे जाएगा, समझ रहे हैं, अदर अदर हायर एक्साइटेशन स्टेट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। या फिर कुछ एटम आयोनाइज भी हो जाएंगे, हमें उस आयोनाइजेशन से मतलब नहीं है। अब जैसे ही आप यहां से पोटेंशियल सोर्स को, इस सोर्स को जैसे ही रिमूव कर दोगे, तो क्या होगा, ये जो एक्साइटेड स्टेट पे गया है, ये अपने नेचुरल कंडीशन में आना चाहेगा, ये डी एक्साइट होगा। और जब ये डी एक्साइट होगा, तो आपको पता है कि जब हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी लेवल पे जाता है, तो एक एनर्जी रेडिएशन रिलीज करता है, वेव के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। रिलीज होता है एनर्जी, कितने एनर्जी रिलीज होते हैं, तो करस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये जो लोअर से हायर में जाने में जितना एनर्जी उसने ऑब्जॉर्व किया था, उतना ही अमाउंट के एनर्जी रेडिएशन को वो रिलीज करता है। तो ये जो रिलीज होता है ना यहाँ से एनर्जी, इसी एनर्जी का जब हम पैटर्न बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। तो समझ में आया, एनर्जी रेडिएशन इमिट हो रहा है, एक सोर्स है जो रेडिएशन को एमिट कर रहा है, उस रेडिएशन को प्रिज्म से पास कर रहे हैं, और एक पैटर्न, एक फिल्म पे, एक स्क्रीन पे उसका स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज इमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर है ये बात? हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना है, ये एक इमिशन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है, इसीलिए मैंने ये एक्सप्लेन किया। ये हम डिटेल में आगे लिखेंगे, इस सबको लिखिएगा मत फिलहाल। प्रिंसिपल समझिए क्या कैसे यूज किया जाता है कि सर हाइड्रोजन गैस को अगर हाई वोल्टेज सोर्स के साथ ऐसे इलेक्ट्रोड के साथ अटैच कर देंगे ग्लास ट्यूब के अंदर, तो क्या होगा कि कुछ एनर्जी लेकर के हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच जाएंगे। जब आप एनर्जी सोर्स को रिमूव करिएगा, तो उस वहां पे डी एक्साइटेशन होने लगेगा। ये जो डी एक्साइटेशन होगा, तो इक्विवेलेंट करस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी एज अ रेडिएशन के फॉर्म में वहां से रिलीज होगा। इस रेडिएशन को अगर हम प्रिज्म से पास करें, तो अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशन को वो अलग अलग डेविएशन दे देगा प्रिज्म, और इसी डेविएटेड रेडिएशन को जब हम पैटर्न पे, फिल्म पे या किसी स्क्रीन पे ऑब्जर्व करेंगे, तो वो मुझे स्पेक्ट्रम देगा, और उस स्पेक्ट्रम को हम इमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। क्या क्लियर है सबको ये बात? बोलिए। यस सर। यस सर। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो इस इमिशन स्पेक्ट्रम, ये तो इमिशन स्पेक्ट्रम ऐसे बनता है, इसमें क्या करता है ये कि डायरेक्ट ये जो रेडिएशन रिलीज हुआ ना, इस रेडिएशन को डायरेक्ट प्रिज्म पे से पास नहीं करवाता है, यहाँ पे बीच में एक मीडियम यूज कर लेता है, एक मीडियम यूज करता है। यहाँ पे मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, और उस कंटेनर में कुछ केमिकल्स भरा हुआ है, ठीक है। अब उस केमिकल्स से होते हुए ये रेडिएशन पास करता है। तो अब क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द केमिकल्स, ये केमिकल क्या करता है, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ के रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेता है। तो अब मान लो अगर व्हाइट लाइट को तुम ऐसे पास करोगे, व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलके बना है, अगर उसमें से कुछ भी कलर, कोई 2 कलर, 1 कलर, 3 कलर यहाँ पे सॉल्यूशन ने अब्सॉर्ब कर लिया, और उसके बाद जब ये व्हाइट लाइट पास किया और प्रिज्म से होके गया, और फिर ये अब इसका फिल्म मिला हमें, तो क्या आप ये नहीं सोच पा रहे हैं कि इस पैटर्न में वो कलर अब्सेंट होगा जो कलर ये सॉल्यूशन अब्सॉर्ब कर लिया है? होगा नहीं होगा? ये जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है हमें सनलाइट का, विविग्योर का जो पैटर्न मिलता है, तो मान लो ये सॉल्यूशन अगर ग्रीन कलर को ऑब्जर्व कर लिया, ग्रीन कलर के वेवलेंथ के रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लिया, तो ग्रीन कलर तो इस पैटर्न में नहीं आएगा ना दोस्त, अब्सेंट रहेगा ना, कि नहीं? यस सर। Yes, sir. यस सर। ये देखो हैंग का क्या प्रॉब्लम था, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का स्पेक्ट्रम कहाँ चला गया था, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। तो इसी से ऐसे जब स्पेक्ट्रम मिलता है, तो इसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या हुआ, यहाँ पे एक मीडियम यूज कर लिया हम सॉल्यूशन का, और वहां पे अब्जॉर्प्शन करवाए, और उसके बाद जो हमें स्पेक्ट्रम मिला उसको हम बोलेंगे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो आपको शायद इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये समझ में आया। बेस्ड ऑन नेचर ये जो स्पेक्ट्रम है, ये कंटिन्यूअस होता है या डिस्क्रीट होता है, तो समझिए जरा। व्हाइट लाइट का जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, जब आप पढ़ते हैं कि व्हाइट लाइट को प्रिज्म से हम पास करते हैं, और ये अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है,
और उसको जब हम पैटर्न उसका जब हम लोग स्पेक्ट्रम पे देखते हैं उसको, तो आपको पता है कि विविग्योर हमें डिफरेंट कलर वायलेट से लेकर के रेड तक का कलर मिलता है, विविग्योर मिलता है। क्या बोलते हो, यही ना? यही 7 कलर का पैटर्न मिलता है। क्या आप जहां भी ये पैटर्न पढ़े हैं, क्या आप ये नहीं पढ़े कि सर ये जो पैटर्न मिलता है उस पैटर्न में कहीं कोई फाइन लाइन गैप नहीं होता है? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें यहाँ पे सबसे नीचे वॉयलेट कलर का एक पैटर्न मिलता है, तो वॉयलेट के बाद जो इंडिगो है, वो वॉयलेट कहाँ खत्म हुआ और इंडिगो कहाँ स्टार्ट हुआ, इसके बीच में कोई फाइन लाइन गैप नहीं होता है सर। क्या होता है कि किसी कोई एक रीजन होता है, जिस रीजन में, जिस जोन में वॉयलेट कलर काफी डीप होता है, धीरे धीरे वॉयलेट कलर फेड करते जाता है और इंडिगो अपीयर होने लगता है, फिर इंडिगो डीप होता है, फिर इंडिगो फेड होने लगता है, फिर ब्लू अपीयर होने लगता है। सो कहने का मतलब है कि कोई गैप नजर नहीं आता है हमें विविग्योर के पैटर्न में कि कहाँ पे एग्जैक्टली वॉयलेट खत्म हुआ है और कहाँ से इंडिगो स्टार्ट हुआ है, इसके बीच में कोई ऐसा गैप नजर नहीं आता है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है। और अगर इसी स्पेक्ट्रम के बीच में कहीं भी गैप आना शुरू हो जाए किसी भी रीजन से, तो उसको हम डिस्क्रीट बोलेंगे। और ये गैप लाइन के फॉर्म में हो सकता है, बैंड के फॉर्म में हो सकता है। तो लाइन स्पेक्ट्रम होगा और बैंड स्पेक्ट्रम होगा। दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। क्या आपको सारे टाइप्स के बारे में एक प्रॉपर आइडिया आ गया कि स्पेक्ट्रम बेस्ड ऑन नेचर, बेस्ड ऑन ओरिजिन, ओरिजिन के बिहाफ पे एब्जॉर्प्शन, इमिशन, और नेचर के हिसाब से या तो कंटिन्यूअस होगा या तो डिस्क्रीट होगा? क्या क्लियर हो गया ये चीज, या कोई यस दिक्कत है सर। अभी? Yes, sir. चलिए, वेरी गुड। तो बस यही चीजें आप एकदम दिमाग में रखेंगे। सो नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग सबसे पहले इमिशन स्पेक्ट्रम। अब बिल्कुल किसी में ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि अगर मैं बोलूं कि इमिशन स्पेक्ट्रम है और लाइन स्पेक्ट्रम है तो कोई दिक्कत नहीं है? हो सकता है सर इमिशन स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम हो सकता है, क्या दिक्कत है? इमिशन स्पेक्ट्रम तो इमिशन स्पेक्ट्रम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसका जो ओरिजिन है वो इमिशन से मिल रहा है, अब्जॉर्प्शन से नहीं मिल रहा है वो स्पेक्ट्रम। लेकिन उसका नेचर कैसा है, लाइन है या बैंड है या कंटिन्यूअस है, ये हो सकता है। तो इमिशन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो सकता है, इमिशन डिस्क्रीट हो सकता है, इमिशन बैंड स्पेक्ट्रम हो सकता है, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम हो सकता है। क्लियर है ना ये बात? क्योंकि दोनों क्लासिफिकेशन का बेसिस अलग अलग है। क्लियर, डन है ये? सो हम लोग फर्स्ट लिखते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। emission spectrum. When the radiation emitted from source from some source like फ्रॉम सन हो गया या इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, फ्रॉम सन और bypassing electric discharge through a gas at low pressure through a gas at low pressure or by heating some substance, by heating substance at high temperature, black body radiation वाली बातें। substance at high temperature etc is passed directly through a prism is passed
डायरेक्टली थ्रू अ प्रिज्म, किसी मीडियम के थ्रू पास नहीं कर रहे हैं, प्रिज्म से डायरेक्टली पास कर रहे हैं, तो वो इमिशन स्पेक्ट्रम है, अब्जॉर्प्शन नहीं है। समझ में आ रहा है बात? एंड रिसीव ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट, photographic plate, the spectrum obtained is called emission spectrum. The spectrum obtained is called emission spectrum. क्या यही समझे थे हम लोग? एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? इसमें हम लिखते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कैसा होगा? तो सर एक व्हाइट लाइट का सोर्स है जो कि बहुत सारा व्हाइट लाइट एमिट कर रहा है। हमारा टारगेट होता है कि हम इस व्हाइट लाइट को एकदम फोकस्ड वे में पास करवाए प्रिज्म से। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसको फिल्टर कर लेते हैं, यहाँ पे एक स्लिट लगा देते हैं। ये स्लिट क्या करता है कि इस रेडिएशन को कैंसल ऑब्जर्व कर लेता है, सिर्फ फोकस्ड रेडिएशन को ही ये पास करता है। ये अपना व्हाइट लाइट है ना। इस व्हाइट लाइट को यहाँ पे हम स्लिट लगा दिए हैं। स्लिट का काम है कि फोकस्ड बीम ऑफ लाइट को ये पास करेगा, राइट, और इसको हम लोग पास करवाते हैं एक प्रिज्म से। अब ये प्रिज्म क्या करेगा, इस व्हाइट लाइट को कंस्टिट्यूएंट कलर में ब्रेक कर देगा। कंस्टिट्यूएंट कलर मतलब विविग्योर के पैटर्न में ब्रेक कर देगा। सिक्स हो गया स्पॉट और ये हो गया 7, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप फोटोग्राफिक प्लेट लगाए हुए हैं तो आपको यहाँ पे ये पैटर्न मिल जाएंगे इस प्लेट पे। ये है प्रिज्म और ये है फोटोग्राफिक प्लेट, राइट। सो यहाँ जो विविग्योर का पैटर्न मिल रहा है ना सर, इसके ये बिल्कुल कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कोई गैप नजर नहीं आ रहा है इसमें। फर्स्ट कलर, सेकेंड कलर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा अलग अलग रिप्रेजेंटेशन में ले लेते हैं कि ये वायलेट कलर है हमारा, ये पैटर्न ले लेते हैं, ये हमारा इंडिगो है, ये पैटर्न ले लेते हैं, ये हमारा ब्लू है मान लीजिए। ब्लू के बाद येलो लेना है तो डॉट डॉट से लिख लेते हैं येलो को, ये हमारा येलो कलर है मान लीजिए। अब कौन सा रिप्रेजेंटेशन यूज करें? चलिए अब ऐसे यूज कर लेते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन येलो ऑरेंज। अब हमें क्या करना है, रेड और सॉरी ग्रीन छूट गया ना, विव, सो VIVG, ये हो गया Y। अब O और R का रिप्रेजेंटेशन बाकी है, कैसे किया जाए O और R का रिप्रेजेंटेशन? कोई और डिफरेंट तरीका? चलिए कैसे ले, इसी को फाइन लाइन में ले लेते हैं, थोड़ा ज्यादा फाइन लाइन कर लेते हैं इसी पैटर्न को। स्टार। हाँ स्टार ले सकते हैं, ऊपर वाले को चलो स्टार कर लेंगे और क्या, फाइन लाइन कर लेते हैं इसको, इसको स्टार कर लेते हैं।
राइट। ये अलग अलग वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, इसमें कोई परेशान होने का जरूरत नहीं है, ये कोई टेक्निकल चीजें नहीं है। सो ये विविंग पैटर्न मिलता है सर। ये कंटिन्यूअस है, वायलेट कहाँ एंड हो रहा है, इंडिगो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका कोई फाइन लाइन गैप नहीं होता है यहाँ पे, और इसीलिए ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है। ये कैसा एग्जाम्पल है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये कैसा स्पेक्ट्रम होता है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। नो फाइन लाइन गैप बिटवीन द कलर, no gap between the color. Between the color. कहीं पे कोई आपको गैप नहीं नजर आएगा कलर के बीच में, एक कलर फेड होता नजर आएगा, दूसरा कलर वहीं से स्टार्ट होता नजर आएगा। तो ये है कंटिन्यूअस। और दूसरा जो आप बोले थे डिस्क्रीट, तो डिस्क्रीट में गैप होगा। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, और ये टाइप के होते हैं, एक होते हैं बैंड स्पेक्ट्रम, और दूसरा होते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। सो बैंड स्पेक्ट्रम किसको बोलेंगे? तो बैंड स्पेक्ट्रम बोलेंगे कि सर हमें इसमें क्या मिलेगा कि कुछ कलर के बैंड मिलेंगे। एक कलर का बैंड ये हुआ, और मान लो दूसरा कलर बैंड ये आया, है ना, दूसरा कलर बैंड ये आया, ये कलर्ड बैंड, ये तीसरा कलर बैंड मिला, और इस कलर बैंड के बीच में कुछ गैप मिला हमको। ये जो गैप मिला ये डार्क स्पेसेस है, ऐसा मान के चलिए आप, यहाँ पे जो है डार्क स्पेसेस मिलेगा, ब्राइट लाइट मिलेगा और डार्क स्पेस मिलेगा। ये है डार्क स्पेस, यहाँ पे लाइट नहीं, यहाँ पे अलग लाइट, यहाँ पे अलग लाइट, यहाँ पे अलग लाइट। तो ये जो है ये बैंड है, कलर बैंड। ये और ये क्या है? ये कलर बैंड, लाइट बैंड। समझ रहे हैं? तो ये हो गया अपना बैंड स्पेक्ट्रम। क्या ध्यान में रखना है इसमें कि बैंड स्पेक्ट्रम कंटेन्स कलरफुल कंटिन्यूअस बैंड it contains colorful continuous band separated by some dark space. Separated by some dark space. ओके, अब हमको जो स्टार करके लिखना है वो ये लिखना है कि बैंड स्पेक्ट्रम जनरली हमें कहाँ मिलता है? तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम आर जनरली बैंड स्पेक्ट्रम। जनरली मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम आर बैंड स्पेक्ट्रम। ये बातें ध्यान रखना है हमें, काफी इंपोर्टेंट। बी था अपना लाइन स्पेक्ट्रम, अब ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या है? तो लाइन स्पेक्ट्रम में सर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ सम लाइन्स होते हैं, this is the ordered arrangement of lines of particular wavelength lines of particular wavelength separated by dark space।
बैंड जैसा ही है, बैंड नहीं बनता है, लाइन बनता है। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम और जनरली लाइन स्पेक्ट्रम, जिसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आता है हमारा। सो कुछ ब्राइट लाइन होता है और इसके बीच में क्या होता है, डार्क स्पेस होता है। कुछ ब्राइट लाइन होता है सर और उसके बीच में डार्क स्पेस होता है, ये है हमारा लाइन स्पेक्ट्रम, कुछ ऐसा दिखता है सर। लाइन स्पेक्ट्रम कैन बी obtained फ्रॉम एटम्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रम आर जनरली लाइन स्पेक्ट्रम, जनरली atomic spectrum are line spectrum। इसके एग्जाम्पल हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और यही हमको पढ़ना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इमिशन स्पेक्ट्रम है, और इमिशन स्पेक्ट्रम में ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है, और डिस्क्रीट में ये लाइन स्पेक्ट्रम है। आता है बात समझ में? क्या हम लोग अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का केवल एक एनालॉजी लिख लेते हैं कि क्या है, दूसरा हम लोग लिख लेते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और फिर हम लोग इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को आगे करेंगे। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या था चीजें सर, ये था कि आप सिमिलरली व्हाइट लाइट ले लीजिए और व्हाइट लाइट को एक स्लिट से पास करिए। स्लिट का फंक्शन समझ में आया क्या है? स्लिट का फंक्शन है कि जो लाइट सोर्स है वो तो वाइड रेंज में लाइट देगा ना यार, लेकिन सारे लाइट को अगर हम पास करवाएंगे प्रिज्म से तो हमें इतना हैफेजर्ड पैटर्न मिलेगा कि हम उसे स्टडी नहीं कर पाएंगे। सो स्लिट का काम है फोकस्ड लाइट को पास करवाना, उतना ही लाइट को कंसंट्रेटेड एरिया से पास करवाना, ये काम है स्लिट का। बात समझ में आ रहा है? ये व्हाइट लाइट है, ये स्लिट है, और इससे पास करवाए। लेकिन इस बार प्रिज्म पे डायरेक्ट नहीं ले जाएंगे आप, इस बार क्या करेंगे आप, इस बार आप ये करेंगे कि इसके और प्रिज्म के बीच में एक सॉल्यूशन रखेंगे। ये व्हाइट लाइट इस सॉल्यूशन से पास करेगा, फिर जाएगा ये प्रिज्म तक। ठीक, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे NaCl का सॉल्यूशन ले रहा हूं इसमें। अब जो ये व्हाइट लाइट से हमें पैटर्न मिलेगा उसमें कुछ कलर होंगे जो अब्सेंट होंगे। ये मान लो पैटर्न मिला हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे, ये प्रिज्म रहा, ये फोटोग्राफिक प्लेट रहा। ठीक है, अब यहां पे हम बोल रहे हैं कि इन दिस केस जब हम इस स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किए तो विविग्योर में से येलो कलर मुझे मिला ही नहीं, अब्सेंट मिला। 1 2 3 4 5 and 6। okay, so violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red। so this yellow color is disappear, ये है ही नहीं। यहाँ पे डार्क लाइन आया, क्यों आया ऐसा? क्योंकि ये येलो कलर ऑब्जर्व हो गया NaCl सॉल्यूशन के थ्रू। क्या बात समझ में आता है? चलिए हम रिप्रेजेंटेशन जैसा ऊपर लिए थे वैसे ही ले लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। तो वायलेट, ओ वायलेट को बी से लिख दिया हम, वायलेट, यहाँ पे ये पैटर्न ले लिए, इंडिगो, इंडिगो पे ये पैटर्न ले लिए, ब्लू में डॉट लिए थे, क्या लिए थे ब्लू में, ओहो ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। सो ब्लू में सिंपली लाइन ले लिए, ग्रीन में डॉट ले लिए, येलो डिसअपियर है, ऑरेंज में हम इसी को फाइन लाइन ले लिए थे, मतलब लेस गैप के साथ,
और रेड में स्टार्ट। तो जब ये स्पेक्ट्रम हम देखें तो येलो कलर डार्क लाइन से आए, येलो कलर डिसअपियर था यहाँ पे। तो ये जो पैटर्न है ना, ये है हमारा अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये जो स्पेक्ट्रम मिला, ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। याद रहेगा, क्लियर रहेगा? बोलिए। येलो कलर इज यस सर। डिसअपियर, ठीक है। तो ये होता है अपना अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो हमें जो पढ़ना है वो क्या है? हमें पढ़ना है लाइन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमें पढ़ना है सर यहाँ पे इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या है इसके पीछे फिलॉसफी? तो ये देखिए, एक हम लोग ऐसे ही ग्लास ट्यूब लेते हैं, इसी को हम एक्सप्लेन किए थे अभी जस्ट। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड है, इसको कहीं बैटरी सोर्स से, कोई है पोटेंशियल सोर्स से अटैच कर दिया जाता है। कहीं से अटैच है, मान लीजिए ये है ना, ये कहीं से अटैच है। इसके अंदर H2 गैस ले लिया जाता है। अब ये एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन के बाद बीम ऑफ लाइट रिलीज करेगा। मुझे लगता है आप लोगों को ये बात समझ में आ गया जो मैं बताया। एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन, ये जो फेनोमेना मैंने डिस्कस किया, ये समझ में आया आप लोगों को कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स पहले क्या हो गए, पहले क्या होंगे? पहले एटोमाइजेशन में जाएगा। जब एटम बनेगा तब अकॉर्डिंग टू एनर्जी अब्सॉर्ब बाय द हाइड्रोजन एटम डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा। जैसे ही पोटेंशियल सोर्स को रिमूव करेंगे वो डी एक्साइटेशन होने लगेगा, और डी एक्साइटेशन के बाद जब ये बीम ऑफ लाइट रिलीज करेगा, उसी बीम ऑफ लाइट को हम स्पेक्ट्रम से पास करते हैं और फिर उसका पैटर्न को पढ़ते हैं। सो इसको पास करते हैं इस प्रिज्म से। ये बीम ऑफ लाइट है, बीम ऑफ लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं। क्या मिलता है? फोटोग्राफिक प्लेट पे एक पैटर्न मिलता है। पैटर्न में आप नंबर ऑफ रे एग्जैक्टली काउंट मत करिएगा, कितना रे हम दे रहे हैं, कितना ले आए। ये हमें पैटर्न मिलता है फोटोग्राफिक प्लेट। ओके, ये पैटर्न हमारा कैसा मिलता है? तो आपको पता है कि एटॉमिक एटम का स्पेक्ट्रम, तो ये लाइन स्पेक्ट्रम होगा। तो कुछ लाइंस मिलेंगे, ठीक है ना, और उस लाइन के बाद सम डार्क स्पेस होंगे, फिर कुछ लाइन के पैटर्न मिलेंगे, ठीक है, और फिर डार्क स्पेस होंगे, फिर कुछ लाइन के पैटर्न मिलेंगे, फिर डार्क स्पेस होंगे, फिर कुछ लाइन के पैटर्न मिलेंगे, फिर डार्क स्पेस होंगे। समझ रहे हैं? तो इस तरह का स्पेक्ट्रम मिलेगा। सो लाइन स्पेक्ट्रम क्या है? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर इज टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। क्या कुछ लिखना पसंद करेंगे आप लोग इसमें? Yes, sir. हाइड्रोजन गैस, यस सर, हाइड्रोजन गैस when taken in a discharge tube at low pressure at low pressure light beam emitted
on passing electric discharge. This light beam is passed through prism. Then the spectrum obtained is called emission spectrum of hydrogen. Emission spectrum of hydrogen. ठीक है. सो सर यहाँ पे एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन को हम लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं किए हैं. क्लास और नोट्स में थोड़ा तो फर्क होना चाहिए, है ना. कैसे मिलता है, इसको एक्सप्लेन नहीं किए हैं हम लोग, बट ये है अपना पैटर्न. ठीक है. अब इस लाइन स्पेक्ट्रम, ये जो लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, इसका हम लोग कुछ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं, और उसके बाद इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें कौन कौन से स्पेक्ट्रम के, कौन कौन से रेंज के स्पेक्ट्रम मिलते हैं वो देखते हैं. सो नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग, हेडिंग देते हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट. थोड़ा समझिए इसको. line spectrum of hydrogen is obtained by line spectrum of hydrogen is obtained due to de-excitation of electron due to de-excitation of electron from one stationary orbit to other stationary orbit. वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अदर स्टेशनरी ऑर्बिट. कोई दिक्कत नहीं है इसमें. बोले थे एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होता है, पहले एनर्जी गेन करता है, हायर एक्साइटेशन स्टेट पे जाता है, पोटेंशियल सोर्स को रिमूव करते हैं, डी एक्साइटेशन होता है. तो डी एक्साइटेशन में क्या होगा, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे आएगा, किसी एक स्टेशनरी ऑर्बिट से नीचे वाले स्टेशनरी ऑर्बिट पे आएगा. तो इसके लिए अगर हम लोग ये मान लें कि हाइड्रोजन एटम के लिए ये मान लो n1 है और ये मान लो n2. अब किसी स्टेशनरी ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आएगा, इसके लिए हम लोग एनर्जी कितना लिखते हैं, 13.6 माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर. कोई दिक्कत है तो बोलो. सो व्हाट इज डेल्टा ई. डेल्टा ई क्या होगा सर यहाँ पे, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1. दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर. किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें. सो डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन कर लें, इस माइनस को प्लस और इसको माइनस ले जाएं, तो 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर. सर ये एक्सप्रेशन आप पहले भी डिराइव कर चुके हैं.
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी यही चीज यूज होता है, बिल्कुल यही चीज यूज होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन यही है, इसी को बोला जाता है एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन। एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे गया और थर्ड एक्साइटेड स्टेट से सीधा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे आ रहा है, तो ये एनर्जी रिलीज करेगा किसके फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज करेगा। तो इस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, तो सेकेंड सेल की एनर्जी माइनस थर्ड सेल की एनर्जी, ये जो डेल्टा ई है यही एनर्जी के फॉर्म में फोटोन के फॉर्म में रिलीज होगा। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ दैट फोटोन व्हिच रिलीज्ड ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन, सो इट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन। तो इस तरह का लैंग्वेज अगर क्वेश्चन में यूज करता है तो इसको समझिएगा। ठीक, this energy is released in the form of photon which is given by hc by lambda. This energy is released in the form of photon. This energy is released in the form of photon which is given by or which can be given by hc by lambda. सर इसको आप hc by lambda भी लिख सकते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि क्या हम hc by lambda इज इक्वल टू इतना लिखते हैं 13.6 z स्क्वायर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर लिख दे क्या सर, बोलिए। सो व्हाट इज 1 Yes, बाय sir. lambda, 1 by lambda is equal to 13.6 hc into z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square। अब आप देखिए 13.6 एक वैल्यू है, h प्लंक्स कांस्टेंट है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, क्या ये सारा का सारा कांस्टेंट है कि नहीं है, ये पूरा पार्ट क्या है बताइए, कांस्टेंट है। जो भी इस कांस्टेंट का वैल्यू आएगा बट ये है कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट को 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू, इस कांस्टेंट का नया नाम रख दिए r, रेडबर्ग कांस्टेंट। सो r इंटू जेड स्क्वायर बाय 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। क्या 1 बाय लेमडा का ये एक एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा 1 बाय लेमडा को न्यू बार बोलते थे क्या, वेव नंबर याद है किसी को, Yes, sir. वेव नंबर इक्वल टू 1 बाय लेमडा होता था क्या, Yes, sir. Yes, sir. यस, तो इसको न्यू बार भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू r z स्क्वायर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। What is this r? R is Rydberg constant and this equation is called Rydberg equation. Rydberg equation of hydrogen spectrum, Rydberg equation। और ये जो r है सर, दिस इज Rydberg constant। बात समझ में, r is Rydberg constant। इस r का वैल्यू क्या होता है, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट r लीजिएगा आप, तो r इज इक्वल टू 1.09678 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स क्यों, क्योंकि देखिए z जो है वो एटॉमिक नंबर है, n जो है वो सेल नंबर है, तो z n1 n2 इसका तो कोई यूनिट होता नहीं है। सो इस r रेडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट लेमडा पे के यूनिट के बराबर होगा, लेमडा का यूनिट उसी r के यूनिट पे डिपेंड करेगा। तो जाहिर सी बात है ये मीटर इनवर्स के फॉर्म में होगा या सेंटीमीटर इनवर्स या नैनोमीटर इनवर्स के फॉर्म में होगा।
सो हम लोग इतना वैल्यू यूज नहीं करते हैं, इतना लंबा चौड़ा पॉइंट का वैल्यू नहीं रखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ये वैल्यू हम लोग एक्चुअली याद रखते हैं। एक बात और ध्यान रखना है अगेन, अब इतना करने के बाद ऑब्जेक्टिव आ जाता है ऐसा कि आर क्या है, तो एक्चुअल में ये आर क्या है, तो ये आर है 13.6/CH, यही बेसिक चीज भूल जाते हैं हम लोग। आर यही है ना, इसी के जगह पे तो कांस्टेंट आर रखे हैं भाई, रखे हैं कि नहीं, इसी यस के सर। जगह पे तो आर रखे हैं कांस्टेंट। सो यहां से एक बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि आर इंटू सी इंटू एच कितना होना चाहिए, 13.6 होना चाहिए। बड़े ही छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, क्या आपको याद रहेंगे ये सब? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। सो ये जो रेडबर्ग इक्वेशन है, अगर आप हाइड्रोजन एटम के लिए लिखेंगे, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो आपको यही चीज क्या होगा कि न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू आर को लिख देगा आर एच, रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम, और चूंकि जेड का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए जेड को गायब कर देगा, 1/n1² माइनस 1/n2² लिख देगा। तो ये इक्वेशन आपको इस फॉर्म में भी दिख सकता है, घबराने का जरूरत क्या है, नहीं है, क्या है, घबराने का जरूरत बिल्कुल नहीं है सर। ये इक्वेशन है रेडबर्ग इक्वेशन हाइड्रोजन एटम के लिए, आर के जगह पे आर एच लिख सकता है वो, जेड हटा सकता है। आप मैक्सिमम टाइम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो यही इक्वेशन यूज करेंगे। इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि आप भूल जाते हैं कि यहाँ पे जेड स्क्वायर वाला टर्म भी कुछ था, और जब आप ये भूल जाते हैं तो दूसरे एटम के लिए जब क्वेश्चन आता है तो आप गलती करते हैं, यहाँ पे जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई करना आप भूल जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक्चुअल फॉर्मूला में आर एच इंटू जेड स्क्वायर है, 1/λ न्यू बार इक्वल टू 1/λ इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर जरूर याद रखिएगा, जेड स्क्वायर, दिस इज द ओरिजिनल इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन में जेड स्क्वायर है सर। हाँ, हाइड्रोजन के लिए जेड 1 है इसीलिए नहीं लिखते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन हम हाइड्रोजन पे बेस्ड बनाते हैं इसीलिए हम जेड यहाँ नहीं लिखते हैं, और हम भूल जाते हैं कि ये जेड स्क्वायर ओरिजिनल फॉर्म में जेड स्क्वायर है, 1/n1² माइनस 1/n2²। कोई दिक्कत तो बोलिए। नो सर। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक छोटा सा क्वेश्चन बनाइए, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन एमिटेड, calculate the wavelength of a photon emitted when an electron in hydrogen atom make a transition from n equal to 2 to n equal to 1, do fast कीजिए। तो इसके बाद जो अपना काम है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाएंगे हम लोग, ठीक है। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो सीरीज ऑफ लाइन सीरीज आए थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, लेमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफर्ड सीरीज और हम्फ्री सीरीज, ये सीरीज पढ़ेंगे। इस सीरीज के बारे में हमें क्या क्या चीज याद रखना है वो चीज देखेंगे, ठीक है। तो फटाफट आप इसका आंसर बताइए जल्दी से। आर का वैल्यू मत रखिएगा, आर के टर्म्स में ही बताइएगा, अदरवाइज कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, तो आर का वैल्यू मत रखिएगा।
प्रतीक का आंसर आ गया 4/3r. So sir, calculate the wavelength of photon emitted. Okay, so 1 by lambda is equal to 1 by lambda is equal to r h z square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. Make a transition from 2 to 1. Okay, so 1 by lambda is equal to, for hydrogen atom है, so RH Z का वैल्यू हो गया 1 का स्क्वायर इंटू 1 by 1 का स्क्वायर माइनस 1 by 2 का स्क्वायर. तो 1 by lambda is equal to RH इंटू ये 4 हो गया, so 3/4 हो जाएगा. सो lambda रिवर्स हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, बाय 3r आ जाएगा या RH आ जाएगा, जो भी लिखिए. R लिखिए, RH लिखिए, कोई दिक्कत नहीं. दिस इज वेवलेंथ, नो इशू. ठीक है. सो डिफरेंट सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक. थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ. आज नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है क्या? आज के क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है? Yes, sir. क्यों? क्या है? गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं सब लोग. सर हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू यू. हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर. क्या कर क्या रहे हैं सब लोग? गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, भोज खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पार्टी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आज? क्या है आज स्पेशल? क्या है जो आज छूट गया वो कैसे कवर करेंगे? हाँ बोलिए. मंदिर में भोग खाने गए हैं सर. मंदिर में भोज? आज क्या है मंदिर में भोज खाने गए हैं? लंगर प्रसादी. स्पेशल डे है. चलो हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कंफ्यूजन क्या है, क्या कैसे, मतलब जो जनरल चीजें है वो तो है ही. जब आप पढ़ने बैठते हैं तो ये समझ में नहीं आता ये सीरीज कहाँ से आया, ये कैसे आया, वो कैसे आया. बाद में हम लोग, इसके बाद का टॉपिक है क्वांटम नंबर. जब बोर्स मॉडल दिया ना एटम का, तो बोर्स ने ये बोला कि सर, ये बोर्स ने स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में बताया. बोर्स ने बताया फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, इसके ऑर्बिट के बारे में बताया. बोर्स ये नहीं बताया कि सेकेंड ऑर्बिट में सबसेल भी होते हैं. मतलब एसपीडीएफ का जो आइडिया है, नाम सुने हैं ना आप लोग? एसपीडीएफ सुने हैं ना? नहीं सुने हैं? यस सर. कुछ लोग नहीं सुने होंगे, कुछ लोग नहीं सुने होंगे. कुछ लोग होते हैं हाईली अनप्रोफेशनल, जो साइंस तो रख लेते हैं 11th में आकर के, लेकिन मुझे लगता है जो सही में मतलब तैयारी कर रहे हैं पहले से और साइंस रखते हैं और इंजीनियरिंग या मेडिकल का तैयारी करना चाहते हैं, वो 100% बच्चे का ये रिक्वायरमेंट है कि वो 10th क्लास तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटलीस्ट 20 एलिमेंट का वो एसपीडीएफ के टर्म्स में भी सीख के आते हैं. फिर भी अगर कुछ लोग बच गए हैं जो नहीं सीखे हैं, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, हम लोग शुरू से चलेंगे. जो लोग नहीं सुने हैं वो अभी हम बोल रहे हैं, अभी तो सुन गए ना. एसपीडीएफ नाम का कुछ सबसेल होता है. एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल. पहले सेल में सिर्फ एस सबसेल होता है, दूसरे सेल में एस और पी सबसेल होता है, तीसरे सेल में एस, पी और डी सबसेल होता है, चौथे सेल में एस, पी, डी और एफ सबसेल होता है. और इतने ही सबसेल हमारे नोन है, एस, पी, डी और एफ. यही 4 सबसेल हमारे नोन है. और इस 4 सबसेल में फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है. S can hold only 2 इलेक्ट्रॉन, P hold 6 इलेक्ट्रॉन, D hold 10 इलेक्ट्रॉन एंड F hold 14 इलेक्ट्रॉन. तो इतना आइडिया आपको 10th क्लास तक होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए. जिसको है कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसको नहीं है उसको सुपर कॉन्ग्रेचुलेशन. कोई बात नहीं, हम लोग फिर से सीखेंगे, नो प्रॉब्लम. ठीक है. सो सर, बोर्स ने एसपीडीएफ के बारे में तो बताया नहीं, उसने तो सिर्फ सेल के बारे में बताया. उसको तो सिर्फ आइडिया था कि ये जो आपका ऑर्बिट है, ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड रेडियस में r डिस्टेंस पे रिवॉल्व करते रहता है सर्कुलर ऑर्बिट में. ठीक है. उसको उसने सेल बता दिया, उसको उसने स्टेशनरी ऑर्बिट बता दिया और बोला कि इसको हम या तो अल्फाबेटिकल अल्फाबेट से KLMN से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो हम इसे नंबर 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट करेंगे. बढ़िया बात है. जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में आप एनालिसिस करने लगे तो आपको पता चला कि हाइड्रोजन जो है, जब आप इसको हाई पोटेंशियल सोर्स में लो प्रेशर पे रखे, तो हाइड्रोजन के एटम डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट में गए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एक्साइटेड स्टेट में गए. अब जब सोर्स को हटाए तो ये डी एक्साइट करना शुरू किए. अब एक बात बताओ, जब ये डी एक्साइट करना शुरू किया, क्या इस हर बात की प्रोबेबिलिटी नहीं है कि कोई एटम ऐसा होगा जो सीधा 7th एक्साइटेड स्टेट से 1 एक्साइटेड फर्स्ट ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा?
पॉसिबिलिटीज है ना, पॉसिबिलिटीज है कि सर 7th से 6th पे आए, 6th से 5th पे आए, 5th से 4th पे आए, 4th से 3rd पे आए, 3rd से 2nd पे, और फिर 2nd से 1 पे आए। मतलब जितनी पॉसिबल ट्रांजिशन हो सकते हैं, इस हर पॉसिबल ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटीज है या नहीं है, बताओ डी एक्साइटेशन। इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट पे अलग अलग एटम के अलग अलग एक्साइटेशन हुआ है। जब ये ग्राउंड, सबको आना है ग्राउंड स्टेट में, फर्स्ट स्टेट पे आना है सबको, लेकिन फर्स्ट स्टेट पे आने का जो प्रोसेस है, ये हर एटम के लिए अलग अलग हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है ना भाई? Yes, नहीं sir. समझ रहे हो क्या बात? Yes, ये sir. बात नहीं समझ पा रहे हैं भाई? बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम थे ट्यूब के अंदर, और सारे हाइड्रोजन के एटम जो है वो अलग अलग अमाउंट में एनर्जी, तितली बना दिए, तो अलग अलग अमाउंट में एनर्जी गेन किए, तो अलग अलग एक्साइटेशन लेवल पे गए। जब ये डी एक्साइट होने लगे, कुछ हाइड्रोजन होगा जो 2nd तक गया होगा, कुछ होगा जो 4th तक गया होगा, कुछ होगा जो 7th एक्साइटेड स्टेट पे चला गया होगा। अब सबका डी एक्साइटेशन हो रहा है, सब आ रहे हैं ग्राउंड स्टेट पे। तो हम यहाँ पे अगर स्टेशनरी स्टेट देख लें, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये हम कल बनाएंगे। सिर्फ आप समझ लीजिए फिलोसफी क्या है, कैसे मतलब ये सीरीज आया है, ये अलग अलग सीरीज कैसे आया है, केवल हम वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और ब्रीफ मिलेगा, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये मान लीजिए फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवेंथ हो गया, इन्फिनिटी हो गया। चलो इन्फिनिटी जो हो गया उसका मतलब तो आयोनाइज हो गया, तो इन्फिनिटी को छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइटेशन हो रहा है और ग्राउंड स्टेट पे हो रहा है, n इक्वल टू 1 पे आ रहा है सब डी एक्साइट हो। सीरीज बन कैसे रहा है? तो बोला ये जा रहा है कि मान लो 7th स्टेट से अगर कोई डायरेक्टली फर्स्ट स्टेट पे आ गया, एनर्जी रिलीज करेगा कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ का। जब 7th 6th से डायरेक्ट ग्राउंड पे आ गया, 5th से डायरेक्ट ग्राउंड पे आ गया, 4th से डायरेक्ट ग्राउंड पे आ गया, 3rd से आ गया, 2nd से आ गया, तो इसमें इस ट्रांजिशन में, इस सारे ट्रांजिशन में जो एनर्जी रिलीज हुए ना, उस एनर्जी का एक रेंज होगा, यहां से यहां तक, इतना से इतना तक एनर्जी रिलीज हुआ होगा, होगा ना? मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी होगा, नहीं होगा? नहीं समझ पा रहे हो? अरे इसमें मैक्सिमम एनर्जी निकाल सकते हो ना हायर ट्रांजिशन के लिए, 7 से सीधा 1 के लिए। अरे इतनी सन्नाटा क्यों है भाई? Yes, sir. मैक्सिमम एनर्जी 7 से 1 के लिए, मिनिमम एनर्जी 2nd से 1 के लिए, एनर्जी का रेंज निकल जाएगा यहां से यहां तक, तो वेवलेंथ का भी रेंज Yes, निकल sir. जाएगा। तो इस रेंज के वेवलेंथ को नाम रख दिया गया कि अगर फ्रीक्वेंसी का ये रेंज होगा, अगर वेवलेंथ का ये रेंज होगा, तो ये लाई करेगा लाइमन सीरीज में। तो सर बाल्मर कैसे आया, पास्टन कैसे आया? देखो पॉसिबिलिटीज है कि कोई लाइन 7th से सीधा 2nd पे आया हो, या इससे 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 2nd पे आया हो, फिर ये आएगा फर्स्ट पे, तो उसका क्या सर? अरे 2nd से फर्स्ट पे आएगा तो वो जो एनर्जी रिलीज करेगा उसका तो यहाँ कवर हो गया ना, समझ रहे हो बात? इस स्टेट से जब ये इस पे आएगा तो जितना एनर्जी रिलीज करेगा वो तो लेमन सीरीज के पार्ट हो गए। ये जो सीरीज आएंगे, ये जो रेंज आएगा, उसको आप बामर के अंदर रखेंगे। ये सीरीज कैसे डिवाइड हुआ, समझ में आया? हो सकता है इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन 7 से 3rd पे, 6 से इस पे, इससे इससे इस पे, इस पे रैंडम डी एक्साइटेशन हुआ होगा, लेकिन इतने रेंज के जो एनर्जी के वेवलेंथ रिलीज हुए होंगे, उसका एक अलग सीरीज बन गया, इसका अलग सीरीज, ऐसे ऐसे अलग अलग सीरीज बनता गया, और सारे में आना सबको ग्राउंड पे है। तो सर 3rd से जो ग्राउंड पे आया होगा, तो ये कवर हो गया ना, लेमन में आ गया ना। अच्छा 5th से जो 2nd पे आया होगा, वो कवर हो गया ना बालमन में, समझ रहे हो? तो इस तरह से 7th स्पेक्ट्रम का 7th सीरीज मिला था हमें, लाइमर, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफन और हम्फ्री सीरीज, ऐसे सीरीज मिला था। ये सीरीज क्यों मिला था? कितने नंबर ऑफ लाइन होते हैं एक सीरीज में, यहाँ से क्वांटम नंबर जो मिलता है एसपीडीएफ कैसे मिलता है, सेकेंड सेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी सर योर स्क्रीन इज फ्रीज्ड। कोई बात नहीं, हमारी आवाज तो फ्रीज नहीं हुई है, आवाज जा रही है ना? तो आंखें बंद करिए और ध्यान लगा के सुनिए। हमारी स्क्रीन फ्रीज हो गई, तो आंखें बंद करिए और ध्यान लगाइए, विजुलाइज कीजिए स्क्रीन को। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं?
ठीक है। तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम उस पे स्क्रीन पे जो बता रहे हैं तो वो आएगा फिर से। मैं थोड़ा सा जो भी बताने का कोशिश कर रहा हूँ हाइपोथेसिस की ये अलग अलग सीरीज कैसे आए, उसका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ऐसे ऐसे ट्रांजिशन हुआ होगा और इस ट्रांजिशन को अलग अलग बैंड अलग अलग रेंज के एनर्जी रिलीज हुए होंगे और अलग अलग रेंज की एनर्जी को अलग अलग वेवलेंथ की एनर्जी को वेवलेंथ के रेडिएशन को अलग अलग सीरीज में रख दिया गया और अलग अलग सीरीज मिल गया इस तरह से, ठीक ना। बोर्स ने हमें सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताया था, 1 2 के बारे में बताया, लेकिन 2 में अगर कोई इलेक्ट्रॉन एस में है और कोई इलेक्ट्रॉन पी में है उसकी तो स्लाइट एनर्जी डिफरेंस होगी ना। तो अगर कोई सेकेंड स्टेट से अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी सेकेंड स्टेट से अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट स्टेट में आएगा तो एनर्जी रिलीज जो होगा वो नहीं बता पाया कि एस और पी भी होगा, लेकिन बाद में जाकर पता चला कि एस भी है पी भी है। तो अगर कोई सेकेंड सेल के एस में है तो वो डी एक्साइट होगा तब, और अगर सेकेंड सेल के पी में है वो डी एक्साइट होगा तो सेम एनर्जी निकलेगा क्या, जी नहीं, थोड़ा सा तो फर्क होगा, लेकिन हाँ सर इतना स्लाइट फर्क होगा ना कि उस टाइम पे बोर्स को एक ही लाइन ऑब्जर्व हुआ था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ और इसको ऑब्जर्व किया गया तो देखा कि अरे सर ये तो मल्टीपल फाइन लाइन है ना। और उस P में भी 3 ऑर्बिटल 3 डिजेटेड ऑर्बिटल px py pz है, ये कैसे पता चला, तो जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दिया गया तो देखा गया कि ये लाइन फर्दर 3 लाइन में डिवाइड हो गया सर। तो इस तरह से क्वांटम नंबर का जन्म हुआ था, एसपीडीएफ आया था। वो सब चीजें देखेंगे हम लोग, फिलहाल तो बोर्ड्स को सिर्फ ये पता है कि सेकंड से अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट पे आएगा तो एक लाइन मिलेगा उसके करस्पॉन्डिंग, लेकिन नहीं, बाद में सेकेंड में एस भी है सेकेंड में पी भी है। सो इसमें एस में इलेक्ट्रॉन है या पी में इलेक्ट्रॉन है, हाँ उस दोनों लाइन के बीच इतना कम गैप है कि ये जनरल टेक्नोलॉजी से ऑब्जर्व नहीं होता है सर। तो ऐसा कुछ स्टोरी है बोर्स थ्योरी के अगेंस्ट। हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, आप एक बार कोशिश करेंगे जिसके पास जो भी एटलीस्ट जो भी नहीं बोलते हम एनसीईआरटी से कंप्लीट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रीड कर लीजिएगा। बीच में आपके पास एक संडे है ना संडे, तो इस संडे में जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी तक जितना हम पढ़ाए हैं और जो आगे हम पढ़ाने वाले हैं उसको एक बार कम से कम एनसीईआरटी से रीड करके कोशिश करिएगा समझने का। तब जब हम कुछ एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो आप इजीली रिलेट कर पाएंगे कि हाँ एनसीईआरटी में क्या गिवन है, हम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ रिलेट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो वो सब चीजें आपको रिलेट हो जाएगा। ओके, कोई परेशानी नहीं। नो सर। नो नो सर। सर। तो चलिए मिलते हैं मंडे को। मंडे को मॉर्निंग में भी मिलेंगे क्या? यस सर। ओके।